नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर में हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज की जो खबरें हैं हम चाहेंगे कि आलमी सतह पर शुरू करें। और इस खबर का ताल्लुक जो हम आपको बता रहे हैं, जिस पर हम तबसरा करने वाले हैं, पहली खबर उम्रे से मुतालिक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन ऐसा मुसलमान होगा इस कुर्रे अर्ज़ पर जो ये नहीं चाहेगा कि हरमैन शरीफन की ज़ियारत करें। यहाँ पर हज बैतुल्लाह से अल्लाह ताला उसे हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़री की सादत से उसे बहरावर फरमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब सऊदी हुकूमत के एक नए क़वायद आ रहे हैं जिसके तहत आपको बता दूं कि उम्रा जो वीज़ा होता है, पहले 3 महीने के उसकी वैलिडिटी हुआ करती थी, मुद्दत हुआ करती थी। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत सऊदी अरब ने नए क़वायद बनाए हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस मुतारिफ़ करवाए हैं जिस पर अगले हफ्ते से अमलावरी होगी। यानी अब 3 महीने का उम्रा वीज़ा नहीं होगा बल्कि 1 महीने का उम्रा वीज़ा होगा। और जैसे ही 1 महीना होगा खुद ब खुद उम्र वीज़ा की मियाद ख़त्म हो जाएगी या मनसूख हो जाएगी। तो बहरहाल ये खबर आ रही है सऊदी अरब से। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक उम्र का सवाल है या हज बैतुल्लाह का सवाल है, अगर अल्लाह से आप गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं तो गैब से इंतज़ाम हो जाता है। और कई ऐसे लोगों को हमने देखा है जो रो रो कर दुआ करते हैं कि भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करेंगे और हज बैतुल्लाह या फिर उम्र की सादत हासिल करते हुए काबतुल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह के घर के सामने ठहर कर उसके गिलाफ को पकड़ कर रोएंगे, उससे इल्तिजाएँ करेंगे, हजर अस्वद को चूमेंगे क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजर अस्वद को चूमा था। और फिर मदीने शरीफ में अगर जाएंगे, मस्जिद नबवी में जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पर रियाजुल जन्ना में नमाज़ें अदा करेंगे। फिर आप देखेंगे कि रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। ये हर मुसलमान की तमन्ना होती है। तो बहरहाल सऊदी हुकूमत ने जो क़वायद बनाए हुए हैं उस पर अगले हफ्ते से अमल आवरी होगी। वैसे भी अगर आप रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आमदनी जो होती है वो रिलीजियस टूरिज़म से होती है और सऊदी हुकूमत को होती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम देख रहे हैं कि सऊदी हुकूमत में जो है मौजूदा जो निज़ाम है बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। रियाज को डेवलप करने के लिए भी जो है जो दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का, इसके लिए भी बहुत काम सऊदी हुकूमत कर रही है। और नियान सिटी भी, हालांकि उसको जो है महदूद कर दिया गया है सिटी का एरिया को, लेकिन फिर से नियान सिटी का काम फिर से चालू कर दिया गया है। तो इसी पस मंज़र में वीज़ों की जो है इजराई के सिलसिले में भी जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। वैसे भी देखिए, गुज़िश्ता महीने ये खबर आई थी कि 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है उम्रा करने के लिए 1 महीने के अंदर वहाँ पे सऊदी अरब पहुँचे। जी जी मतलब है कि बहुत रश हो रहा है। जी 40 हाँ। लाख का मतलब जो है बहुत रश हो रहा है उम्रा के लिए। तो अब यहाँ तक सिचुएशन हो गई है कि इतनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन को, उम्रा ज़ायरीन को ख़ास तौर पे जो है मोतमरीन को जो है मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और जो दबाव पड़ रहा है ये देखिए, एक मानों में हम ये कह सकते हैं कि ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जो सारी दुनिया से लोग आते हैं जी जी हाज़री के लिए, ज़ियारत के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सल्लल्लाहु अलैहि रोज़े वसल्लम। की ज़ियारत के लिए, और फिर जो है हरम शरीफ मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए, तवाफ़ के लिए, उम्रा के लिए जो लोग आते हैं। हज का तो अपना एक सिस्टम है, जी हाँ जी हाँ। लेकिन उम्रे का अभी तक सिस्टम नहीं था। लेकिन अब चूँकि दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इसलिए वहाँ की हुकूमत भी जो है इस सिलसिले में कुछ इस्लाहात की तरफ जो है तवज्जो दे रही है। और ये 3 महीने से 1 महीना करना इन्हीं इस्लाहात की जो है एक कड़ी हम कह सकते हैं उसको। जी जी देखिए, जैसा कि रियाज साहब 3 महीने का वीज़ा मिलता है, लोग जाते हैं उम्रा के लिए, उम्रा कर लेते हैं, तो फिर उनके पास टाइम होता है,
تو سوچتے ہیں کہ ایسا کریں ہم کچھ دن مدینہ میں رہ جائیں، ایسا کریں ہم کچھ دن جو ہے جدہ میں رہ جائیں، ایسا کریں ہم ریاض بھی ہو کے آئیں. تو یہ ساری جو ہے معاملات ہوتے ہیں. تو چونکہ پریشر ہے اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے عمرہ کا مقصد سے کوئی آئے تو وہ جو ہے عمرہ کرنے کے بعد مزید جو ہے ملک میں قیام کرے. اسی لیے جو ہے اب ان عمرہ کے ویزا قواعد میں مطلب ہے کہ مختلف ویزا قواعد میں نرمیاں بھی کی جا رہی ہیں، سختیاں بھی کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے ایک خبر سنائی تھی کہ کفالت کو ختم کر جی دیا ہاں، جی گیا. ہاں، کفالت سسٹم. جو کفالت سسٹم تھا وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کفیل کے پابند ہوا کرتے تھے یہاں سے جانے والے لوگ، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ ورکرز ہوں، چاہے وہ ملازم ہوں، چاہے وہ جو ہے کسی بھی معاملے سے تعلق رکھتے ہوں. اگر کوئی سعودی عرب جاتا تو اس کے لیے یہ پابندی تھی کہ وہ کفیل کا پابند ہو، جس کا لوگوں کو بہت نقصان بھی ہو رہا تھا اور ایک طریقے سے لوگ گھٹن بھی محسوس کرتے جی تھے. لیکن اب حکومت نے وہ سسٹم میں ختم کر دیا ہے. بالکل دبئی کے نہج پہ جو ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے سعودی عرب میں. حکومت چاہتی ہے کہ تجارت کے لیے، تفریح کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے ادھر ریاض میں، نیان سٹی میں جو ہے ادھر بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں وہاں پہ. وہاں انٹرٹینمنٹ کا مرکز وہاں بنے گا. اب اللہ عالم کیا جو ہے سعودی عرب کی مجبوری ہے. جو حرم شریف کے پاسبان ہیں وہ اگر جو ہے اس طریقے سے کام کریں گے، شاہ رخ خان بھی وہاں ہیں، عامر خان بھی وہاں ہیں، سلمان خان بھی وہاں ہیں، اگر یہ کام کریں گے تو پھر جو ہے اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیے کتنی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ یہ قادم ہے، جی ہاں، بہت ان کے بڑی پاس بات. چابی ہے، ان کے پاس جو ہے حرم شریف کی چابی ہے. یہ جب چاہے حرم شریف کے اندر جا سکتے ہیں. اتنی جو ہے ان کو آزادی ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی خوش نصیبی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا، ہم کو انٹرٹینمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. اب تو دیکھیے یہ سچویشن ہو گئی ہے. ریاض میں ابھی جو حال میں لوگ گئے تھے جی جی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ 10 سال پہلے کی جو سچویشن تھی آج نظر نہیں آتی. آج ہر طرف خواتین نظر آ رہی ہیں. پردے کا جو ہے پاس لحاظ بھی اب ختم ہو گیا ہے. شاپنگ مالوں میں جو ہے خواتین بھری ہوئی ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم لندن میں کھڑے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے ہم دبئی میں کھڑے ہیں. تو یہ سچویشن کیوں آئی اللہ کے جو ہے پاسداروں کا، اللہ کے حرم کے پاسداروں کو؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے. تو یقیناً دیکھیے ایمان کی مضبوطی آج کے دور میں سب سے اہم نقطہ ہے. اور یہ ہماری جو عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں یا پھر عالم اسلام کے جو حکمران ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مضبوطی سے محروم ہے. بہرحال ناظرین، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو بہرحال ناظرین، آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح عمرہ کے جو قواعد ہیں اس میں ترمیم کی جا رہی ہے اور اگلے ہفتے سے ان قواعد پر عمل آوری شروع ہو جائے گی. ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک عمرے کا سوال ہے، میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا اور اب پھر بتاتا ہوں کہ سوری جہاں تک عمرے کا سوال ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا اور پھر بتاتا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین جائے، وہاں پر کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کر دعا کرے اور طواف کرے اور صحیح کرے. آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں وہاں پر انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، بہت ہی پیارے انتظامات ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جو ہے نمازیں ادا کرے. تو یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. تو بہرحال ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت سے یعنی سعادت نصیب فرمائے اور اس سعادت کے ذریعے وہ دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ فرقہ پرست درندوں سے ہے. فرقہ پرست درندے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی جائیداد کے نام پر جھگڑا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے خود اپنی مندروں پر ایسے ویسے نعرے درج کر دیتے ہیں، اشتعال انگیز نعرے درج کرتے ہیں اور پولیس بیچارے مسلمانوں کو گرفتار کر لیتی ہے. پولیس یہ نہیں دیکھتی، تحقیقات نہیں کرتی کہ آخر کون اس کے لیے ذمہ دار ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں
देखेंगे कि अलीगढ़ से पुलिस ने कम से कम 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया और जिनके नाम मैं पढ़ता हूं और आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी कौन कर रहा है। मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था और ये लिखने वाले कोई मुसलमान नहीं थे बल्कि जयशांत कुमार जिसका एक नाम बताया जाता है, आकाश कुमार एक नाम बताया जाता है और एक मुलजिम का, एक फ़िरका परस्त दरिंदे का नाम बताया जाता है दिलीप कुमार और एक दरिंदा है जिसका नाम अभिषेक सरस्वत है। तो बहरहाल एक और दरिंदा है जो राहुल जिसका नाम है वो फरार बताया जाता है। यानी मैं फ़िरका परस्त दरिंदों की बात कर रहा हूँ। बीस्ट, कम्युनल बीस्ट कहा जाता है इन्हें और कम्युनल डॉग्स भी कहा जा सकता है इन्हें, क्योंकि ये मुल्क को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो बहरहाल इन पांचों ने कम से कम 4 मनादिर पर आई लव मोहम्मद लिखा था और पुलिस को ये तासिर देने की कोशिश की थी और समाज में तफरका पैदा करने की कोशिश की थी कि ये तो मुसलमानों का काम है। और पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस ने 10 मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में तहकीकात पर पता चला कि ये मुसलमानों की कारस्तानी नहीं बल्कि इन फ़िरका परस्त दरिंदों की कारस्तानी है, इन कम्युनल डॉग्स की यानी फ़िरका परस्त कुत्तों की ये कारस्तानी है। अब इन कुत्तों का इलाज क्या करती है पुलिस, ये अलग बात है, लेकिन उन्हें जेल तो भेज दिया गया है। एक मुफर जो मुलजिम है जिसका नाम राहुल बताया गया है वो मफरूर है। तो आप अंदाज़ा कीजिए सज्जा साहब, उत्तर प्रदेश में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, बीजेपी के ज़र इक़्तिदार रियासतों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि एक मरतबा जिस तरह तशद्दुद फूट पड़ा था एक त्यौहार के मौके पर, वहाँ पर संगबारी के इल्ज़ाम में एक शख्स के दुकान को, उसके मकान को बुलडोज़र चला दिया गया था, मुनहदिम कर दिया गया था और हकीकत जब सामने आई तो उस शख्स के यानी मुस्लिम शख्स के दोनों हाथ नहीं थे। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि जिन ओहदेदारों ने, जिस हुकूमत ने इस शख्स का बुलडोजर के जरिए मुनहदिम किया था, के नाम पे, जी संगबारी के नाम पे, वो भी संगबारी के नाम पे। अब ये संगबारी करा तो कहाँ से करा होगा, ये एक सवाल है। इसका जवाब मैं समझता हूँ कि बीजेपी कायदीन को देना चाहिए। हाथ नहीं है बेचारे को और उस पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इसने संगबारी की है। बाद में पुलिस कहती है देखो भाई तुम्हारे हम केस वापस लेते हैं, लेकिन उसकी दुकान तोड़ चुके हैं, घर मुनहदिम कर चुके हैं, अब रहा क्या उसके पास। तो ये जो है ना, ये पुलिस, ये हुकूमत और ये फ़िरका परस्त जो तंजीमें हैं या दरिंदे हैं उसके, वो उनकी साज़बात से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। जी बिल्कुल यकीनन। देखिए मैं सबसे बड़ा मसला आज का फ़िरका परस्ती ही हो गया है। इसी फ़िरका परस्ती पे जो है हर जानिब लोगों में तशवीश पाई जाती है। अभी देखिए, अभी खबर आ रही थी कि बनारस में घर गिराए जा रहे हैं। देखिए आप जो है वाराणसी में जो है, जो वज़ीर आज़म का हल्का है, पार्लिमानी हल्का, वहाँ पे घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोज़र। और एक जानिब वहाँ घर गिराए जा रहे हैं, दूसरी जानिब वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बिहार में एक तकरीर के दौरान में कह रहे हैं कि हमने उनको, माफियाओं को, गुंडों को, फ़िरका परस्तों को, शरपसंदों को न जाने कितने जो है अलक़ाब दिए हैं उन्होंने, को बुलडोज़र से जो है उनको दुरुस्त किया है। और हमारी सरकार यहाँ आएगी तो हम यहाँ भी बुलडोज़र से इनको दुरुस्त करेंगे। और वो कहाँ कह रहे हैं, सीवान में शहाबुद्दीन के हलके में जी जाके, वहाँ पे जो गढ़ है, उनके फर्जंद ठहरे हैं शहाबुद्दीन के, बिल्कुल शहाबुद्दीन के फर्जंद उसामा जो है वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो उस हलके में जाके धमकी दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये जो सिचुएशन है यकीनन ये बहुत ही तशवीशनाक है। एक जानिब तो आपने गौरक्षा के नाम पे छोड़ रखे हैं लोग, एक जानिब आपने जो है लव जिहाद के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे कोई ना कोई सेना वहाँ पे जो है, सेना के नाम पे हिंदू सेना, ये धंधा कर रहे हैं लोग, वो सेना धंधा, बिल्कुल गुंडों को जो है आपने पाल के रखा, दलाली कर रहे हैं लोग, बिल्कुल पाल के, और पूरा का पूरा कानून हाथ में लेके लोग जो है दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में कांवड़ यात्रा हुई थी। जी हाँ। तो उस यात्रा के दौरान में, यात्रा में शामिल लोगों ने जो बदमाशी की, जो शरपसंदी की, जिस तरीके से उन्होंने दुकानों पे हमले किए, लोगों को मारा पीटा गया, ऑटो वालों को, और जो भी जो है रास्ते में गरीब मजबूर आदमी देखता वो उसको जो है पीट डालते, इस तरह की जो है बदइंतज़ामी की मिसालें वहाँ पे देखी गई हैं। उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो है उनकी पूरी तरीके से सरपरस्ती करते नज़र आए। तो यकीनन ये जो सरपरस्ती हो रही है हुकूमत की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से, ये सरपरस्ती यहाँ के माहौल को बिगाड़ रही है।
बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस ख़बर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल से है, यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हालात हो रहे हैं उससे है। और बताना ये है कि जहाँ पर इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला फ़लस्तीन में जारी है, वहीं पर एक ऐसा इलाका है जिसे हमने फरामोश कर दिया है, ख़ास तौर पर आलम इस्लाम ने, आलमी बरादरी ने उसे यकसर फरामोश कर दिया है। और उस इलाके में आपको बता दूँ कि उस मुल्क में कुदरती वसाइल के वाफिर यानी ज़ख़ायर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर तेल के बहुत ज़्यादा ज़ख़ायर मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमानों के सीनों पर गोलियाँ उतार रहा है, मुसलमान ही मुसलमानों को शहीद कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सूडान की। सूडान का इलाका है दारफुर। दारफुर में आपको बता दूँ कि मलेशिया जो है, यानी जो किराए के सिपाही जो होते हैं, RSF का कंट्रोल दारफुर का एक शहर है, और उस शहर का नाम अल-फिशर शहर है। उस शहर में कंट्रोल हासिल कर लिया है आरएसएफ ने, और उसके बाद देखें कि किस तरह वहाँ पर कत्लेआम शुरू हुआ। कहा यह जाता है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2000 अफराद को शहीद कर दिया गया, उनके घरों में घुसकर गोलियां मार दी गई, और वहाँ पर अब भी कत्लेआम जारी है। दारफुर के इस शहर अल-फिशर में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि सिर्फ 2 दिन में 26,000 अफराद ने वहाँ से राह फरार इख्तियार की है, और वो 1,77,000 अफराद जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब आलमी बरादरी का हाल ये है कि वो सिर्फ इसलिए वहाँ खामोशी इख्तियार की हुई है कि चलिए मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं तो इनको कत्ल करने दीजिए, इनको यानी वहशियानापन का जो नंगा नाच है वो नाचने दीजिए। अरे मेरे भाई, तुम्हारी कुरान एक है, तुम्हारा दीन एक है, ईमान एक है, और हमारा हाल ये है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक है। उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए, वो कुदरती वसाइल के लिए, इख्तिदार के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि एक दूसरे को अगर कोई कत्ल करता है दुनियावी मकासद के लिए, तो ये जहन्नमी होते हैं। ये बिल्कुल यकीनन आपने जो है बहुत अहम जो है वाक़ये की तरफ तवज्जो दिलाई है। बहुत ही और दर्दनाक मीडिया भी खबरें, बहुत ईजी ले रहा है सजा साहब। देखिए बहुत ही दर्दनाक खबरें आ रही हैं दारफुर से। आज फ्रांस ने भी जो है, चूँकि वो फ्रांस भी जो है अफ्रीकी मुल्कों के पड़ोस में वाक़ है, लेकिन नज़रें लगाए रखता है। बिल्कुल जोग्राफियाई लिहाज से, तो फ्रांस ने भी जो है इन मामलात की जो है मजम्मत की है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उसकी नज़रें वहाँ के जो है मादनियात पे, वहाँ की दौलत पे, ज़ेर ज़मीन दौलत पे है। तो ज़ेर ज़मीन दौलत, पहले दारफुर जो है इंतहाई पसमानदा इलाका, आप वहाँ का दौरा करेंगे रियाद साहब और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वहाँ के लोग किस मुश्किल में, किस जो है बदतरीन सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। इतने मजबूर हालात में अब फिर खाना जंगी होती है, 2 ग्रुप बन जाते हैं, आपस में खून खराबा होता है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि वो जो फ़ौजी दंदनाते फिर रहे हैं वो मासूम लोगों को, यहाँ तक कि ऐसी वीडियो भी आई कि जो है एक मासूम औरत जो है, एक औरत अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए उसको बचाने की कोशिश कर रही है, और 4-5 सिपाही जो है उसको घेरे हुए खड़े हैं। अफसोस है। और फिर जो है थोड़ी देर में बच्चे और माँ की लाश जो है खून में लथपथ ढेर नज़र आती है। तो ये किस तरह की जो है दरिंदगी है, ये किस तरह की बर्बरियत है। यकीनन रियाद साहब, आपने जो कहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो है खून का प्यासा है, ये देखिए एक जानिब गज़ा है जहाँ जिस तरीके से इजराइल जो है मुसलमानों पे हमले कर रहा है और मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब दारफुर में अपने ही जो है कौम जो है एक दूसरे के खून की प्यासी बनी हुई है, तो ये भी बहुत तशवीश की बात है। कि दोनों का मजहब एक है। बिल्कुल एक मज़हब, दोनों का मज़हब एक, लेकिन 2 अलग ग्रुप बन गए हैं। इक़्तिदार पे कब्ज़े के लिए जो है 2 ग्रुपों में, हमेशा दारफुर का मसला नया नहीं है रियाद, नहीं, सूडान का ही मसला नया नहीं है। देखिए अब सूडान को तकसीम भी किया गया ना। जी बिल्कुल। जी। तो जिस तरीके के हालात वहाँ पे हो रहे हैं, यकीनन वो तशवीशनाक हैं। ये जो है ऐसे अफ्रीकी मुल्क हैं जो अरब सरजमीन से सटे हुए हैं, बिल्कुल यूरोप से भी सटे हुए हैं, अरब से भी सटे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वसाइल बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, वसाइल, कुदरती वसाइल के अंबार हैं वहाँ पे। देखिए एक ज़माने में लीबिया के सरबराह कर्नल क़ज़ाफ़ी ने भी दारफुर के मामलात को कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, और इसमें क़ज़ाफ़ी को कामयाबी भी बहुत मिली थी। क़ज़ाफ़ी को जिस तरीके से इक़्तिदार से बेदखल किया गया, उसमें ये मसला भी जो है एक अहम मसला करार पाता है कि वो अफ्रीकी मुसलमान मुल्कों को एक करने के मिशन में लगे हुए थे। वो
नहीं, इवन जैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसी तरह अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जी का बिल्कुल क़याम अमल में लाया जा रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। वो जिस तरीके से ख़ास तौर पे जो है अफ्रीकी वो मुसलमान मुल्क हो, जी हाँ, जी हाँ। चाहे वो अलजायर हो, चाहे दारफुर हो, चाहे जो है दीगर बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे मुसलमान मुल्क हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इन वहाँ देखिए कुदरत का भी अजीब तमाशा है, बेपनाह वसाइल वहाँ पे ज़ेर ज़मीन कुदरत ने दे दिए हैं। वहाँ तेल भी निकलता है, गैस भी निकलती है, मादनियात भी हैं, ज़ेर ज़मीन जो है कहा जाता है कि यूरेनियम में वहाँ से निकलता है, लेकिन मैं सब समझता कुछ हूँ है। कि जो जानबूझकर रोका जा रहा है वहाँ बिल्कुल, ये उनकी आपस में मादनियात से फ़ायदा लड़ाई उठाने से। झगड़ियाँ सब कुछ जो है हालात जो है वहाँ के ख़राब किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है तशवीशनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए आलमी बरादरी आगे आए। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा का तो यही काम हो गया है बस कि मजम्मत कर बयान रही दे है, दो, मजम्मत करो, ख़त्म खामोश हो बैठ गई जाओ। बात। इसराइल की भी वो मजम्मत करता रहा और इसराइल आज तक जो है जंगबंदी के माहदे के बावजूद वो मासूम लोगों को मार रहा है। सज्जद साहब, आपने वो याद किया जी है कि किस तरह फ्रांस ने मदाखलत की है लिबिया में हो या फिर आप जी देखेंगे कि दारफुर में हो या सूडान में हो। लेकिन जी एक बात आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद क़ज़ाफ़ी का सवाल है, आपने कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को भी याद भी किया, जो जी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का जी क़याम अमल में ला रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि आलमी जो ताकतें हैं जी वो उन्होंने किस तरह क़ज़ाफ़ी को अपने रास्ते से हटाया और किस तरह बगावत बर्पा की और किस जी तरह ख़ुद मुसलमानों को इस्तेमाल किया। ये जी एक तवील कहानी है और ये हकीकत भी है। लेकिन जी आपको ये बताना ज़रूरी है कि सरकोजी जो थे, निकोलास सरकोजी, जो फ्रांस के साबिक़ सदर, अब तो वो जेल में हैं, उन्होंने और फ्रांसीसी एजेंट्स ने कहा जाता है कि कर्नल क़ज़ाफ़ी को कत्ल किया। तो जी बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही बात, जब अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, तो यकीन मानिए कि दारफुर में या सूडान में वही काम हो रहा है और कई मुस्लिम ममालिक में भी यही काम हो रहा है और गज़ा में भी यही काम हो रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को या बहैसियत रियासती वज़ीर हलफ दिला दिया गया है। अब देखना यह है कि उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है या कलमदान दिया जाता है। बहरहाल 62 साला मोहम्मद अज़हरुद्दीन काफ़ी खुश हैं और उन्होंने, हैरत की बात यह है कि उर्दू में हलफ लेने की बजाय अंग्रेज़ी में हलफ लिया। चलो अच्छा हुआ कि अल्लाह के नाम पर हलफ लिया। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़बरों ख़याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।